Hello, welcome you all to Law Sikho. In our social legal affairs synopsis series, this week we are going to discuss about interfaith marriage and law of the land. तो बिफोर वी प्रोसीड, लॉ सीखो ये कुछ कोर्सेस है और पैकेजेस है। इन्हीं में से एक कोर्स है लॉर्ड ऑफ द कोर्सेस, जो कि हमारी जुडिशरी की प्रिपरेशन के लिए है। तो डू विजिट लॉ सीखो वेबसाइट। तो आज का जो हमारा डिस्कशन है ये इंटरफेथ मैरिज पे है। तो ये टॉपिक कैसे करंट अफेयर के इश्यूज़ में आया, ये कैसे एक डिस्कशन का इशू बन गया, उस बारे में हम जानेंगे। तो जैसे आपने ये एक पिक्चर्स देखकर आपको एक ऐड की याद आ रही होंगी, ये है तनिष्क का ऐड था, जिसमें एक बेबी शॉवर का कार्यक्रम बताया गया, एक बेबी शॉवर का प्रोग्राम बताया गया है, जिसमें जो डॉटर इन लॉ रहती है वो हिंदू फेथ से बिलोंग करती है और वो मुस्लिम फैमिली में उसकी शादी होती है। तो मुस्लिम फैमिली जो है उसकी मदर इन लॉ जो है उसके लिए बेबी शॉवर का एक प्रोग्राम रखती है। तो ये एक हार्मनी का मैसेज देने वाला ये ऐड था, लेकिन इसके अगेंस्ट एक आउटरीच देखने को मिला अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और उसी के चलते तनिष्क ने ये ऐड जो है वो अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। तो बात ये आती है जब एक ऐसा ऐड जिसका खुद तनिष्क ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये हार्मनी का मैसेज देने के लिए था, तो इसके अगेंस्ट आउटरीच देखने के लिए क्यों मिली। सबसे पहली बात तो ये है कि हिंदू मुस्लिम मैरिज को लेकर हमारी जो सोसाइटी है, हमारी जो कंट्री है, इसमें हमेशा से एक इनटॉलरेंस रही है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, अगर हम इसके अंदर जाए, अगर हम इसके बारे में ज़्यादा जाने, तो उसका एक रीज़न निकल के आता है हमारे सोशल नॉर्म्स। तो हमारे देश में अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग फेथ है, कास्ट है, कम्युनिटी है, लेकिन इन सब में जो एक चीज़ सबसे कॉमन दिखती है वो ये कि यहाँ पर इंडोगैमिज मैरिज होती है। उन्हीं की कम्युनिटी में, उन्हीं की फेथ में मैरिज करने को सही माना जाता है, रेदर देन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं, हम यूरोपियन कंट्रीज़ को देखते हैं और दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते हैं, तो वहाँ पे एक्सोगैमिज मैरिज एक बहुत ही कॉमन चीज़ है। लेकिन हमारे लिए ये टोटली एक टैबू का सब्जेक्ट हो जाता है, खासकर अगर हम इंडिया में रूरल एरिया में बात करें या टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में बात करें। तो यहाँ पर बात ये है कि ये जो चीज़ हुआ करती थी इंटरफेथ मैरिज का, इसका आउटरीच जो है वो कॉमन पब्लिक के साथ में तो कहीं कहीं देखने को मिलता है, लेकिन उसके ख़ास तौर पे अभी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का इन्वॉल्वमेंट हो गया, जो पॉलिटिकल ग्रुप है उनका इन्वॉल्वमेंट इसमें बढ़ रहा है, तो इसके चलते जो इंटर रिलीजियस मैरिज करते हैं जो कपल, उनको उनके अगेंस्ट काफ़ी क्राइम भी होते हैं, उनको हैरेसमेंट भी झेलना पड़ता है इन सो कॉल्ड पॉलिटिकल ग्रुप्स के द्वारा। तो अब बात यहाँ पर है कि जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है वो ये कहते हैं कि ये लव जिहाद को प्रमोट करता है। अब ये लव जिहाद एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें एक्सट्रीमिस्ट ये मानते हैं कि ये एक तरीके की एक कॉन्स्पिरेंसी है, एक षड्यंत्र है, जिसमें एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की से इसलिए ही शादी करता है क्योंकि वो उसे मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करना चाहता है। तो अब यहाँ पर बात ये आती है कि भारत में जो मैरिज से रिलेटिंग लॉज है वो एक पर्सनल इशू है। मतलब जो भी फेथ होगा, जो भी रिलीजन होगा, उसके अकॉर्डिंग ही, उसके टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही, या उसके लिए जो स्पेशल लॉ बना है उसके अकॉर्डिंग ही मैरिज, इनहेरिटेंस और जो दूसरे सक्सेशन या एडॉप्शन जैसे जो पर्सनल इश्यूज़ है, जो रिलीजियस इशू है, वो उस पर्टिकुलर लॉ से ही डील होंगे। जैसे हिंदूज़ के लिए तो उनके लिए हिंदू मैरिज एक्ट है। अब हिंदू मैरिज एक्ट की बात करें तो इसका सेक्शन 5 स्पेसिफिकली कहता है इस एक्ट के अंदर, इस लॉ के अंदर वही लोग शादी कर सकते हैं जो कि हिंदू हो। अब यहाँ पे जो हिंदू वर्ड है उसमें हिंदू रिलीजन के लोग भी आते हैं, बुद्धिस्ट लोग भी आते हैं, जैन भी आते हैं और सिख भी आते हैं। तो ये लोग आपस में अगर शादी करते हैं तो ये हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग हो सकती है। और वही अगर हम मुस्लिम लॉ की बात करें तो मुस्लिम लॉ में मेन 2 सेक्ट है, एक सुन्नी सेक्ट माना जाता है, एक शिया सेक्ट माना जाता है। तो सुन्नी लॉ को अगर हम पर्टिकुलरली देखें तो इनके अकॉर्डिंग इनका पर्सनल लॉ कहता है अ मुस्लिम मेल इज अलाउड टू मैरिड अ फीमेल हु शोज रिस्पेक्ट फॉर सेम स्क्रिप्चर्स सच एज क्रिश्चियन, पारसी, ज्यूइश, बट इफ ही मैरीज विथ एन आइडल और फायर वर्शिपर देन द मैरिज विल बी इरेगुलर। तो अगर सुन्नी लॉ में पर्टिकुलरली कोई मेल मेंबर है मुस्लिम कम्युनिटी का, अगर वो शादी करता है किसी ऐसी फीमेल को जो मुस्लिम फेथ को नहीं फॉलो करती है, उस केस में वो शादी कर सकता है अगर वो फीमेल रिस्पेक्ट शो करे स्क्रिप्चर्स के टूवर्ड, जैसे कि क्रिश्चियन, पारसी और ज्यूइश में होता है। उसके अलावा अगर वो
आइडल वर्शिप करती है, या वो फायर की वर्शिप करती है, मूर्ति पूजा करती है, या वो आग की पूजा करती है, तो उसके साथ अगर मुस्लिम मेल शादी करता है तो वो मैरिज इर्रेगुलर होगी। वही अगर हम सुन्नी लॉ में मुस्लिम वुमेन अगर ऐसा करना चाहे तो ये टोटली अगेंस्ट द पर्सनल लॉ होगा और वो मैरिज इर्रेगुलर मानी जाएंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सुन्नी लॉ में फीमेल के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, लेकिन मेल जो मुस्लिम है वो शादी कर सकता है अंडर सर्टन सर्कमस्टेंसेस। तो यहाँ पे अगर हम शिया लॉ की बात करें तो शिया लॉ में फिर वो मुस्लिम मेल हो या फीमेल हो, वो अगर नॉन मुस्लिम से शादी करता है तो वो कंप्लीटली वॉइड होगी, वो कंप्लीटली अमान्य होगी। तो यहाँ पर बात आती है कि जब पर्सनल लॉज में इंटरफेथ मैरिज का ज़्यादा स्कोप नहीं मिलता है, आप उसमें उस एक्ट के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते, उस अनकोडिफाइड लॉ के अंदर रजिस्टर नहीं कर सकते, तो क्या इंटरफेथ शादी करना इंडिया में इरेगुलर है या गलत है या इलीगल है? तो इसका आंसर है नो, बिकॉज वी हैव स्पेशल मैरिज एक्ट 1954। तो ये जो लॉ है, ये स्पेशल मैरिज एक्ट जो 1954 में आया है, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाया गया था, जिसका काम था ये स्पेशल फॉर्म ऑफ मैरिजेस फॉर पीपल ऑफ इंडिया एंड ऑल इंडियन नेशनल्स इन फॉरेन कंट्रीज इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड रिलीजन दे फॉलो। तो ये उन लोगों के लिए लाया गया था जो कि भारत में रहते हैं और ऐसे लोग भी जो इंडियन नेशनल्स हैं लेकिन वो अभी फॉरेन लैंड पे है। तो फिर वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करे या रिलीजन को बिलोंग करे, भले ही वो इंडोगैमेज मैरिज करे या एक्सोगैमेज मैरिज करे, उनकी कम्युनिटी में करे या उनकी कम्युनिटी के बाहर करे, ये मैरिज एक्ट के अंदर आप शादी अपनी सॉलिमनाइज कर सकते हैं और अपना मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इस जो एक्ट था इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव थे। पहला ऑब्जेक्टिव तो ये था कि सर्टेन काइंड ऑफ केसेस जो होते हैं, जैसे कि इंटर रिलीजियस मैरिज होती है या इंटर फेथ मैरिज जो होती है या इंटरकास्ट जो मैरिज होती है, वो हमारे पर्सनल लॉ में रिकॉग्नाइज नहीं होती। तो ऐसे केस में वो लोग जो इंटरफेथ मैरिज करना चाहते हैं उन लोगों को ये एक ऑप्शन मिल जाता है स्पेशल मैरिज एक्ट में कि वो यहाँ पर अपनी शादी इस मैरिज एक्ट के अंदर कर सकते हैं। उसके अलावा रजिस्ट्रेशन, मैरिज का रजिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर दोनों का हिंदू होना ज़रूरी है। मुस्लिम लॉ के अंदर आप देखते हैं कि सुन्नी लॉ में मुस्लिम मेल के लिए एक्सेप्शन है लेकिन फीमेल के लिए कहीं नहीं है। शिया लॉ में आउट ऑफ द मुस्लिम लॉ शादी कर ही नहीं सकते हैं। तो इस केस में उनको रजिस्ट्रेशन कहाँ करना होगा, तो उसके लिए ये एक एक्ट है जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो सकता है। उसके अलावा अगर आपका मैरिज रिकॉग्नाइज ही नहीं होता या किसी भी तरीके के आप आउट ऑफ द कंट्री भी अगर शादी यहाँ पर करते हो तो आपका डाइवोर्स का प्रोविज़न क्या होगा, उसके लिए भी ये एक स्कोप प्रोवाइड करता है। तो अब हम स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसके कुछ लॉज देख लेते हैं, उसकी कुछ स्पेशल बातें देख लेते हैं, इसमें क्या है इसको शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले स्कोप ऑफ द एक्ट की बात करें कि इसका स्कोप क्या है। तो इंटरकास्ट और इंटर रिलीजन जो मैरिजेस है ये उनसे डील करता है। अगर इंटर कास्ट आप मैरिज करना चाहते हैं या इंटर रिलीजन मैरिज करना चाहते हैं तो यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है। उसके अलावा इसका एप्लीकेशन क्या है, कौन कौन इसके अंदर मैरिज सॉलेमनाइज कर सकता है या मैरिज रजिस्टर कर सकता है। तो हिंदूज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख्स, जैन और बुद्धिस्ट लोग, ये मेजर कम्युनिटीज़ हैं हमारी कंट्री में। उनके अलावा भी अगर भले ही आप किसी भी रिलीजन को नहीं मानते हो, आप एथिस्ट हो, आप नास्तिक हो या एक बहुत छोटे ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हो जिसके फॉलोवर्स बहुत कम हैं, तो आप लोग भी अगर आपका कोई पर्सनल लॉ नहीं है तो भी आप इसके अंदर अपनी मैरिज कर सकते हैं। फिर भले ही आप भारत में हो, उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि आप इंडियन नेशनल्स होना चाहिए। फिर भले ही आप इंडियन सॉइल पे हो या आप फॉरेन सॉइल पे हो, आप आपका मैरिज सोलेमनाइज कर सकते हैं अंडर दिस एक्ट। उसके अलावा इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, इस एक्ट के अंदर अगर आपको शादी करनी है तो कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। सबसे पहले कंसेंट ऑफ पार्टीज़। तो जैसे हमने हिंदू मैरिज एक्ट में देखा या हम दूसरे मैरिज एक्ट्स में देखते हैं, तो ऐसी बहुत कम जगह ही हमें देखने को मिलता है जहाँ कंसेंट ऑफ पार्टीज़ की बात आती है। तो स्पेशल मैरिज एक्ट में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो है कंसेंट ऑफ पार्टीज़। मेल एंड फीमेल दोनों का कंसेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आपको एक 30 डेज़ का नोटिस देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन आता है तो वो ऑब्जेक्शन को देखते हैं जो मैरिज रजिस्ट्रार रहते हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग अगर ऑब्जेक्शन इतना बड़ा नहीं हो या उससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैरिज सोलेमनाइज होता है। तो ये दूसरा उसका एक रिक्वायरमेंट है कि 30 डेज़ का नोटिस होना ज़रूरी है। उसके अलावा एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन मैरिज सोलेमनाइज करने के टाइम पे 3 विटनेसेस की ज़रूरत होती है।
उसके अलावा कंडीशंस, कुछ कंडीशंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसके अंदर मैरिज करना है, इस एक्ट के अंदर मैरिज आपको सोलेमनाइज करना है। तो जैसे हमने हमारे पिछले लेक्चर्स में, सबसे पहले लेक्चर में बात करी थी कि मेल जो मेंबर है उसका 21 ईयर्स एज होना चाहिए और जो फीमेल है उसका 18 ईयर्स एज होना चाहिए। तो सेम एप्लीकेबल टू स्पेशल मैरिज एक्ट, आपको शादी करने के लिए 21 एंड 18 रिस्पेक्टिवली आपकी एज मिनिमम होना ज़रूरी है। उसके अलावा जो लोग शादी कर रहे हैं उनका अनमैरिड होना ज़रूरी है। अगर उनमें से किसी की शादी हो गई है तो ऐसे केस में नहीं कर सकते हैं आप शादी वापस, अनटिल एंड अनलेस आपका जो स्पाउस है उसकी डेथ हो गई है या आपने उससे डाइवोर्स ले लिया है। उसके अलावा साउंडनेस ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अनसाउंड माइंड के हैं तो आप कंसेंट देने के लिए इनकेपेबल है, जो कि हमारा एक रिक्वायरमेंट होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आप साउंड माइंड के होना चाहिए। उसके अलावा अगर ब्लड रिलेशन से उनके बीच में अगर शादी होती है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं की जाएंगी। उसके अलावा एक बहुत अच्छा प्रोविजन इसमें ये है कि शादी जो है ये बहुत सीरियस अफेयर माना जाता है, ठीक है, ये बहुत बड़ा लाइफ का डिसीजन होता है। तो अगर आपने ये डिसीजन लिया है तो यहाँ पर इस एक्ट के अंदर ये प्रोविज़न है कि अगर आपने स्पेशल मैरिज एक्ट में मैरिज आपकी सोलेमनाइज करी, रजिस्टर करी है, तो आप 1 साल तक, शादी होने के 1 साल तक आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। कोर्ट को कुछ केसेस में ये एक ऑप्शन रहता है कि वो इससे एक्सेप्शन ले सकते हैं अगर बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी केस रहा तो, बट इन जनरल 1 साल तक आप डाइवोर्स की पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। उसके अलावा बात यह है कि स्पेशल मैरिज एक्ट जो है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी, जो संवैधानिक वैल्यू है, वो भी चैलेंज की जा चुकी है सुप्रीम कोर्ट में। तो नंदिनी प्रवीण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का रीसेंट केस है ये एकदम। इसमें स्पेशल मैरिज एक्ट के सेक्शन 62, 63, सेक्शन 7, सेक्शन 8, सेक्शन 9 एंड 10 ये सारे प्रोविजंस को चैलेंज किया है। ये जो सारे प्रोविजंस है ये बात करते हैं, मेन इसमें बात ये होती है कि आपको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है और अगर उसके अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्शन आता है तो फिर उससे रजिस्ट्रार डील करेगा और रजिस्ट्रार के सेटिस्फेक्शन के बाद में ही मैरिज सोलेमनाइज हो पाएगी। तो ऐसे केस में ये प्रोविजंस जो कि एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, एक पब्लिक नोटिस देने की बात करते हैं, तो इन प्रोविजंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी जो नंदिनी प्रवीण एक लॉ स्टूडेंट है, इन्होंने सिविल रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी है। तो अंडर विच प्रोविजन इनका कहना है कि आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 15 जो प्रोहिबिट करता है एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ जिसमें ही राइट टू प्रिवेसी भी है, इन सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, इस सारे फंडामेंटल राइट्स को ये इनवैलिड करता है, ये इसके अगेंस्ट जाते हैं ये सारे स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस। तो उसके अलावा भी एक अभी रिसेंट केस हुआ है कि एक इंटरफेथ मैरिज होता है कपल के बीच में, तो उनकी मैरिज रजिस्टर होने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज एक ऑब्लिगेशन होता है नोटिस पब्लिश करने का, तो उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्शन आए। जो उनकी फैमिली के लोग हैं और जो कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्टेड लोग हैं वो नहीं चाहते कि इनका मैरिज हो, तो इन्होंने भी दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल करी है अगेंस्ट सेक्शन 6 एंड 7, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चैलेंज की है। अब इसमें बात यह आती है कि और किसी फेथ की अगर आप मैरिज करते हैं, जैसे हिंदू मैरिज में, आप तो आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं, ये सारी चीज़ें करने की आपको आवश्यकता नहीं, रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन स्पेशल मैरिज में करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा यहाँ पर चीज़ें करने की ज़रूरत होती है। जैसे पब्लिक नोटिस हुआ, पब्लिक नोटिस में आपको आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है आपको वो देनी पड़ती है, जो कि राइट टू प्राइवेसी के आर्टिकल 21 में जो दिया गया है उसके अगेंस्ट जाता है। उसके अलावा लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई है फॉर अमेंडमेंट ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट, तो 2012 में रिपोर्ट आई थी, 242nd रिपोर्ट थी ऑन प्रिवेंशन ऑफ इंटरफेरेंस विथ फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस। तो फ्रीडम ऑफ मैट्रिमोनियल अलायंस में कोई इंटरफेयर ना हो, इसके लिए रिपोर्ट लाई गई थी, इसके लिए क्या सुधार ला सकते हैं। तो रिकमेंड किया गया था कि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट उसको और सिंप्लीफाई किया जाए और उसे और फास्ट और तेज़ अच्छे से सुचारू रूप से बनाया जाए। इसके लिए एक ड्राफ्ट बिल भी सबमिट किया गया, लेकिन ये हमारे संसद के सामने या हमारे पार्लियामेंट के सामने कभी भी डिस्कशन के लिए नहीं आया। तो यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होने में आया है। उससे पहले ये एक चार्ट है, पेन पेंसिल ड्रॉस करके एक इंस्टाग्राम में एक ट्विटर हैंडल है, उनके द्वारा काफ़ी अच्छे से ये बताया गया है कि कैसे अगर आप एक पर्टिकुलर फेथ में शादी करते हो, आप आपके रिलीजन में ही शादी करते हो, तो आपके लिए मैरिज का रजिस्ट्रेशन कितना आसान है। आप
सेरेमनी करते हो मैरिज की, उसके बाद में सब रजिस्ट्रार के पास में जाओ, डेट लो, उस डेट को आप आओ और आपका मैरिज रजिस्टर। लेकिन वही आप इंटरफेथ कपल हो और आप मैरिज करना चाहते हो तो आपको मैरिज रजिस्ट्रार के पास में जाना है। मैरिज रजिस्ट्रार फिर आपकी सारी डिटेल्स लेगा, फिर वो एक पब्लिक नोटिस पब्लिश करेगा। पब्लिक नोटिस आने के बाद में हो सकता है आपकी फैमिलीज़ को पता चले, बिकॉज इंडिया में इंटरफेथ मैरिज करना अभी भी एक टैबू माना जाता है। तो अगर आपकी फैमिलीज़ को पता चला तो हो सकता है फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम आए। अगर फैमिली मान भी जाए तो आपका जो पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक में चला गया, तो हो सकता है कुछ पॉलिटिकली इंटरेस्टेड पर्सन उसमें इंटरफेयर्स करे, आपको हैरेस करे, आपके अगेंस्ट वायलेंस भी हो सकती है और इसके एग्जाम्पल्स मिले हैं। तो यहाँ पर अगर आपको वो मिल भी जाता है तो उसके बाद में भी और ऑब्जेक्शन का टाइम मिल जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन है तो उसको सुलझाते रहो। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लंबा खींच जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन एक ही फेथ में शादी करे तो इससे आप कॉम्प्लेक्सिटी समझ सकते हैं और क्यों रिफॉर्म्स की बात की गई है। तो चलिए हमारा जो आज का डिस्कशन है वो यही समाप्त होता है, यही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। स्टे ट्यून टू लॉ सीखो।